नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? आज के इस वीडियो में हम ये अधिनियम को समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन परिस्थितियों में ये लाया गया था। उन परिस्थितियों को भी जानने का प्रयास करेंगे। उस समय में होने वाली जो घटनाएं थी उनको जानने का प्रयास करेंगे, या कहें कि 1919 से 1935 के बीच में जो घटनाएं घटी उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या थी वो घटनाएं। जैसा कि मैंने 1919 के अधिनियम को जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि होम रूल लीग आंदोलन क्या था और लखनऊ समझौता क्या था। तो ये इसलिए बताया गया ताकि आपको पता चले कि 1919 अधिनियम के लिए जो प्रावधान तैयार किए गए थे वो भारतीयों की मांगों के अनुसार ही तैयार किए गए थे। चाहे वो उस समय में प्रथम विश्व युद्ध का होना था, या होम रूल का आंदोलन था, या उस समय में हम कहें कि लखनऊ समझौता में जो मांगें रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए ही भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को तैयार किया गया था। लेकिन ये अलग बात है कि उन प्रावधानों से भारतीयों को कुछ नहीं मिला। तो आगे चलकर जो आंदोलन चलाए गए, चाहे वो गांधी जी के द्वारा हो या और संगठनों के द्वारा, तो वो आंदोलन जो है आगे तक जारी रहे, 1935 तक चलते रहे। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो अंग्रेज़ों के विरोध स्वरूप जो है भारतीयों के द्वारा अंजाम दिया गया बहुत सारी घटनाओं को। चाहे वो काकोरी कांड था, चाहे वो उस समय में अभिनय अवज्ञा आंदोलन था, तो साइमन कमीशन का विरोध था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। बीच में कुछ संगठन भी उभरे थे, वो कौन से थे, क्या मांगे रखी गई थी, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम को जब हम समझते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य इसका यही था कि वो एक जिम्मेदार सरकार प्रदान करे भारतीयों को, जो कि उस समय में भारतीयों के द्वारा मांग रखी जा रही थी। तो ये उससे पहले भी भारतीयों के द्वारा जो है मांग रखी गई थी 1919 के अधिनियम से जस्ट पहले। जैसा कि मैंने कहा, होम रूल लीग ने भी ये मांग रखी और कांग्रेस ने भी ये मांग रखी थी कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार हो जिसमें भारतीयों की भागीदारी भी हो। तो ये अधिनियम जो है 1773 के विनियमन अधिनियम से शुरू होकर 1950 में भारत के संविधान के कार्यान्वयन तक की समस्त चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और इस अधिनियम के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, छोटे संविधान की संज्ञा इसको दी जाती है। इसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी जो है भारत के निर्माताओं को ठीक लगे, और वो आज भी हमारे संविधान में जो है वो कायम है। तो उनको भी जानने का प्रयास करेंगे क्या वो प्रावधान थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, और संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ इसको पारित किया गया। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 जो इसमें शामिल है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। तो ये ऐसा अधिनियम था जिसमें बर्मा सरकार अधिनियम 1935 जो इसमें शामिल है, वो भी जो है एक बहुत लंबा अधिनियम माना जाता है। तो ये भी इसमें शामिल किया गया था। तो उस समय की जो घटनाएं थी उनको भी जानने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने एक आधार प्रदान किया, एक पृष्ठभूमि तैयार की 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के लिए। जैसा कि हम देखते हैं 1919 के बाद जो घटनाएं घटी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनमें एक घटना थी चौरी चौरा की घटना, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा आग में जला दिया गया था, पूरे थाने को आग लगा दी गई थी। और ये घटना जो है ये 1922 की है। 5 फरवरी 1922 को ये घटना को अंजाम दिया गया था। और इसमें ये किसानों के द्वारा ये किया गया था जब उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना इसलिए भी थी क्योंकि गांधी जी ने जब जैसा कि बोला था किसानों को कि ऐसी कोई भी हिंसा नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए थे, और इसके चलते जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो बहुत रोष था उस समय में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो स्वराज पार्टी ने भी अपने स्तर पर जो है अपनी मांगों को रखा था। और इनकी मांगों में एक मांग ये भी थी कि भारत का अपना एक संविधान हो, ये भी एक मांग रखी गई थी उस समय में। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा की गई थी। और उस समय में 1925 में हम देखते हैं 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में, जब सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को जो है उसमें सरकारी खजाना था उसको लूटा गया था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, जो राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं के द्वारा संगठित किया गया था। उसमें अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहड़ी जो है ऐसे नेता उसमें शामिल थे, रोशन सिंह उसमें शामिल थे। तो 4 नेता जो बड़े महत्वपूर्ण थे, इसके लीडर जो 4 बड़े महत्वपूर्ण थे, उनको उस समय में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और 40 जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की जो 9 अगस्त 1925 में घटी। और साइमन कमीशन आया 3 फरवरी 1928।
तो भारत में आना उसका और उसका जो है विरोध किया जाना भारतीयों के द्वारा। 7 सदस्य इसमें जो है शामिल थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उनका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। वो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया जब ये आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। और ये जो है भारत में उस समय का जो राजनीतिक माहौल था और सामाजिक आर्थिक माहौल क्या था उस समय, उसको उसकी जांच के लिए, उसका विश्लेषण के लिए भारत में आया था। लेकिन इसका विरोध स्वरूप उस समय में देखते हैं कि लाला लाजपत राय जैसे नेता की मृत्यु हुई उस समय में। ये एक बहुत बड़ी घटना थी समय की। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड हुआ। लाहौर षड्यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो जिसके कारण जो है बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। 17 दिसंबर 1928 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। और ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो है ये काम किया गया था, ऐसा माना जाता है। ये हुआ क्या उस समय में जब इनको फांसी दे दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। तो इस संगठन की जो बागडोर थी वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपने हाथ में ले ली। और इसका नाम जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और उसके द्वारा जो है ये पहली घटना थी सैंडर्स हत्याकांड, जो कि इनकी लीडरशिप में हुई थी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो नेता थे उस समय में। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह का होना, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ये एक उस समय में संविधान का मसौदा तैयार करने से संबंधित थी नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में तैयार की गई। लाहौर अधिवेशन जो हुआ, ये एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था उस समय का, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय तक आते आते जो है भारतीय एकजुट होने शुरू हो गए थे। और उस समय में भारतीय बस यही चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज मिले। और कांग्रेस ने भी ये ठान लिया था कि इसी तरह से भारत को पूर्ण स्वराज दिला के ही अब छोड़ेंगे। तो ऐसे में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का फैसला किया गया उस अधिवेशन के अंदर। असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 में। ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, जो क्रांतिकारी संगठन के द्वारा की गई। चंद्रशेखर की मृत्यु होना 27 फरवरी में। और 23 सितंबर 1929 को जतिन दास की भी मृत्यु हुई भूख हड़ताल के कारण, जब जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देना। उस समय में काफ़ी रोष था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, जिससे भारतीयों में बहुत ज़्यादा जो है उस समय रोष। और ये जो घटना हुई, भगत सिंह को फांसी दी गई। ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह ये चाहते थे कि हमें फांसी हो। वो जानते थे कि अगर हमें फांसी होगी तो इससे बहुत ज़्यादा जो है एक और ज़्यादा क्रांति उभरेगी भारत के अंदर, और वही हुआ। ऐसे में जो है भारतीयों की मांग बढ़ गई कि अब जो है हम रुकने वाले नहीं हैं और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में एकजुट हो चुके थे उस समय में भारतीय। तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा भारतीयों के ऊपर। उसके साथ साथ दूसरी तरफ से गांधी जी द्वारा चलाया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चलाया गया था। तो ये जो है 6 अप्रैल 1930 में चला, और दूसरा 3 जनवरी 1932 में चला। किन हालात में चलाया गया, क्यों चलाया गया, ये उस समय में हम जानेंगे। दांडी मार्च जो है इनके द्वारा किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो ये घटना थी उस समय की। गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे लंदन में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसमें जो है भारतीयों के प्रत्येक संगठन को बुलाया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रत्येक समुदाय के जो लीडर थे उनको बुलाया गया था और उनकी मांगों को सुना गया था उसमें। उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं एक लीडर थे, B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने उस समय में पिछड़े वर्ग की मांगों को रखा था, जिससे जो है गांधी जी भी उस समय में नाराज़ हुए थे। और उसके चलते जो है आगे चल कर पूना समझौता हुआ था गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है उस समय की, पूना समझौता, जो आरक्षण था उसको लेकर के जो है तो उसकी मांग रखी रखी जा रही थी B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो उस समय में गांधी जी इस बात से नाराज़ हुए थे। तो क्या थी सारी घटनाएं, उसको बारीकी से तो मैं बाद में आपको, जब भारत आधुनिक इतिहास समय में पढ़ाऊंगा आपको, उस समय में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसलिए आपको इन शॉर्ट ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आधार बने, कि आपको पता चले कि 1935 का जो अधिनियम आया, उस समय से जस्ट पहले की गतिविधियाँ जो थी वो क्या थी, और उस समय में जो घटनाएं घटी वो क्या थी उस समय में। तो जिनके चलते जो है हमें पता लगेगा कि भारतीयों के द्वारा जो किस तरह की मांगें उस समय में उठाई जा रही थी। और उन मांगों के अनुसार ही ये जो है 1935 के अधिनियम में प्रावधान रखे गए थे। तो उससे थोड़ा एक हमें जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के प्रावधान उसमें रखे गए थे और क्यों रखे गए थे। तो ये जो जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का जिक्र मैंने इसलिए किया, आप ये देखिए कि ये जो घटनाएं थी इस सब का जो असर था
वो बहुत गहरा असर पड़ा अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर। और उस समय में जैसे मैंने कहा कि जब गोलमेज सम्मेलन हुए और उनमें जो मांगे रखी गई थी भारतीयों के द्वारा, वो उससे भी अंग्रेज़ी सरकार समझ गई थी कि जो है ये बहुत ज़्यादा रोष है भारतीयों में, और ये कभी भी एकजुट हो सकते हैं और बड़ी क्रांति वो की जा सकती है इनके द्वारा। और जैसे कि क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी तो युवा वर्ग जो था वो बहुत गुस्से में था उस समय में। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम जिन्होंने दिया, तो ऐसे में बेशक भगत सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी फांसी के बाद जो है किस तरह से पूरी जनता जो थी भारत की वो किस तरह से गुस्से में थी। तो ऐसे में इसका भी जो है एक बहुत बड़ा असर पड़ा। और दूसरी तरफ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन बार बार जो चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, वो एक घटना थी कांग्रेसियों के द्वारा जो है बार बार स्वराज की पूर्ण स्वराज की मांग अब जैसे ये उठाना, तो ये एक बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है। कहीं न कहीं अंग्रेज़ी सरकार ये समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी घट रहा है इस समय, अगर इस समय में हमने 1935 के अधिनियम में इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, या इनको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हमने इनकी मांगें सारी स्वीकार कर ली हैं, बेशक वो प्रावधान लागू ना हो, लेकिन इनको लगे कि हाँ, इनकी बातों को माना जा रहा है, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही 1935 के अधिनियम में बहुत सारी बातों को जो है रोक रखा गया था, बहुत सारी मांगों। ये देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या थे। इसमें मुख्य प्रावधानों में जैसे कि हम देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का एक प्रावधान रखा गया था। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया था। और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान ज़रूर था, लेकिन अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। उसके भी कारण थे क्यों नहीं हो पाई। इसमें उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जिनके तहत एक राज्य संघ में शामिल हो सकता है। यह राज्य के विवेक पर था कि वह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दिए गए संघ में शामिल होना चाहता है या नहीं। इसमें एक शर्त रख दी गई कि राज्य के विवेक पर था कि वो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो प्रावधान रखा गया है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का, कि वो उसमें शामिल होना चाहता है या नहीं, ये उसके विवेक पर था। तो बहुत सारे राज्य तो शामिल ही नहीं होना चाहते थे। अब ब्रिटिश प्रांत जो है, ब्रिटिश प्रांत वाला जो राज्य थे, वो तो ब्रिटिश प्रांत प्रांत क्यों चाहता कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो। तो इस अधिनियम के अनुसार यदि भारत के 50% राज्यों ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया तो भारत एक संघ बन जाएगा। हालांकि संघ के संबंध में प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि आवश्यक संख्या में रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने कहा कि अब रियासतें भी थी, तो रियासतें जो है वो बहुत सारी ऐसी थी जो शामिल ही नहीं होना चाहती थी भारतीय संघ में। वो चाहती थी स्वतंत्र रूप से हमारा शासन हो और हम अपने तरीके से शासन करें अपने राज्य में। तो ऐसे में जो 50% वाली जो कंडीशन थी कि पूरे भारत के 50% राज्य जो है इसमें शामिल होने चाहिए, वो हो ही नहीं पाया ये प्रावधान। इस वजह से जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना ही नहीं हो पाई। तो ये एक इसमें प्रावधान था। कहने का अर्थ ये है कि प्रावधान जो थे वो रखे ज़रूर गए थे, लेकिन जिस तरह के प्रावधान रखे जा रहे थे, इससे पहले भी ऐसा ही हो रहा था, तो उसमें कोई ना कोई शर्तें उसमें रख दी जाती थी, तो जिसके चलते जो है वो प्रावधान जो है वो सफल ही नहीं हो पाती थी वो चीज़। विषयों का विभाजन यहाँ पे किया गया। संघ बनाने और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने के दृष्टिकोण ने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। विषयों के विभाजन की बात 1919 के अधिनियम में भी थी, जब हम हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों को हमने समझा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है उसमें थोड़ा और फेरबदल किया गया। यहाँ पे जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची का जिक्र मिलता है, तो इसको थोड़ा-सा और संशोधित किया गया है इस प्रावधान को। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा दिए गए विषयों के विभाजन को संशोधित किया गया और 1935 के इस अधिनियम द्वारा इसमें कुछ और विषयों को जोड़ा गया। 3 सूचियों को शामिल किया गया। सूचियाँ जैसे कि आज भी हम देखते हैं हमारे जो अनुसूची 7 है, उसमें इन तीनों सूचियों को ऐड किया गया है। तो ये वो जो प्रावधान था आज हमारे जो संविधान में कायम है, वो यहीं से ही लिया गया है। तो संघीय सूची में 59 विषय शामिल किए गए। प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया था उस समय में। तो इस तरह से जो है 3 सूचियाँ बनाई गई थी। और जैसा कि आप जानती हैं कि संघीय सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होता है। प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकारों को या राज्य सरकारों को होता है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जो जिन पे जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इसको ही संशोधित करके किस तरह से इन्होंने किया, जैसा कि देखते हैं वे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे और एक समान व्यवहार की मांग करते थे, उन्हें संघीय सूची में रखा गया था। और संघीय विषयों पर केवल संघीय विधायकों ही कानून बना सकती थी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि केंद्र सरकार ही संघीय सूची के विषयों पर कानून बना सकती।
जैसा आज भी हम देखते हैं। और मुख्य रूप से स्थानीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया था और कानून के उद्देश्य के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में थे। तो जो प्रांतीय हित के विषय थे, या हम कहें कि स्थानीय हित के विषय थे, वो प्रांतीय सरकारों को सौंप दिए गए। तीसरी सूची को समवर्ती सूची के रूप में जाना जाता है, जिसमें 36 विषय शामिल थे। इसमें ऐसे विषय शामिल थे जो मुख्य रूप से प्रांतीय हित के ही थे। तो लेकिन उसमें कुछ ऐसे विषय भी होते हैं, जैसे जो अगर चाहे तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, या राज्य सरकार चाहे तो ऐसे विषय को उसको लगता है कि वो कानून नहीं बनाना चाहती, केंद्र सरकार को सौंप सकती है। इसमें दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं। परिणाम स्वरूप अधिनियम ने संघीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया। संघीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं को इस तरह से अधिकार दे दिया गया कि कुछ विषय जो है वो विभाजित कर दिए गए सूचियों के अनुसार। असहमति की स्थिति में संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। संघर्ष के इस बिंदु को हल करने के लिए संविधान ने गवर्नर जनरल को अपने विवेक से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार आवंटित करने के लिए अधिकृत किया। हम देखते हैं कि आज भी जैसे है कि अगर राज्य चाहे तो वो कोई ऐसे विषय को जो है वो केंद्र सरकार को सौंप सकता है, अगर राज्य सरकार चाहे। लेकिन असहमति ही हो जाए अगर किसी विषय पर, तो ऐसे में जो है ये अपने विवेक से, गवर्नर जनरल अपने विवेक से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता था। जो सूची में शामिल ही नहीं है, या तो केंद्र या प्रांत, केंद्रीय सूची या प्रांतीय जो सूची थी, संघीय सूची या राज्य सूची थी, तो इसमें कोई विषय ऐसा है जो सूची में है ही नहीं है, तो उसको अवशिष्ट विषयों की सूची में रखा जाता है। ऐसे जो विषय थे उस पर अधिकार बनाने, जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो वायसराय के पास था। आज भी हम देखते हैं कि आर्टिकल 248(2) में ये शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। तो आज भी जो ये शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास ही हैं। उस समय में भी केंद्र के पास ही थी उस समय में, लेकिन जो निहित थी, ज़्यादातर जो शक्तियाँ थी वो वायसराय के में निहित थी, जो केंद्र की शक्तियाँ थी। तो आज जो है वो केंद्र सरकार के पास हैं इस तरह की शक्तियाँ। तो आज 248(2) में ये शक्तियाँ, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति केंद्र सरकार के पास है। आगे हम देखते हैं आरक्षित विषयों को। हमने जैसा पढ़ा स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को, इसमें भी थोड़ा सा संशोधन करके जो है इसको आगे लागू करने का प्रयास किया गया। संघीय विषयों की श्रेणी में उल्लिखित विषयों को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित किया जाना था। जैसा कि पहले भी हमने देखा, जो आरक्षित विषय थे उनको जो है कार्यकारी पार्षद की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित किया जाना था। तो जो आरक्षित विषय थे, स्थानांतरित विषय पहले हमने पढ़े थे, वो प्रांतीय सरकारों के संदर्भ में पढ़े हमने। और कार्यकारी परिषद इस 3 सदस्यों की सीमा से अधिक नहीं हो सकती थी। धार्मिक मामलों, रक्षा, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और विदेशी मामलों को आरक्षित विषयों में शामिल किया गया था। और स्थानांतरित विषय की बात करें तो यह विषय मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित किया जाना था। पहले भी ऐसा ही था। हाँ, मंत्रियों की संख्या यहाँ 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। तो पहले भी जो है मंत्रियों की सलाह पर ही गवर्नर के द्वारा जो है इनको प्रशासित किया जाता था। तो इसमें जो है अभी भी जो है इस तरह का प्रावधान रखा गया। आरक्षित विषयों के अलावा अन्य विषयों को स्थानांतरित विषयों के तहत निपटाया जाता था। तो जितने भी इसके अलावा जो भी विषय थे आरक्षित विषयों के अलावा, उनको स्थानांतरित विषयों के तहत ही निपटारा उसका किया जाता था। द्विसदनीय विधानमंडल का जिक्र जो है हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा कि द्विसदनीय जो व्यवस्था थी वो कहाँ से शुरुआत होती है, तो 1919 के अधिनियम से शुरुआत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इसमें भी जो है, यहाँ इस अधिनियम में उसमें भी कुछ संशोधन किए गए। तो ये द्विसदनीय विधानमंडल जो है यहाँ पे भी चलता रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था, जिसमें संघीय विधानसभा और राज्यों की परिषद शामिल थी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को उच्च सदन और एक स्थायी निकाय होना था, जिसकी 1/3 सदस्यता हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो रही थी। तो आज भी हम देखते हैं कि जैसे राज्यसभा है, तो उस समय की काउंसिल ऑफ स्टेट आज की राज्यसभा की तरह ही बनाई गई। उच्च सदन उसको बोला गया, जैसे आज भी हम राज्यसभा को उच्च सदन का ही नाम देते हैं। तो ये व्यवस्था जो थी वो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से ही जो है वो हमारे संविधान में लाई गई। और यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल की जो हम बात कर रहे हैं द्विसदनीय था, संघीय विधानसभा की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं वो लोकसभा, ये हम लोकसभा की तरह ही उसकी संरचना थी। यह 260 सदस्यों से बना था और जिनमें से 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होने थे, तो जबकि 104 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो संरचना थी, ये काउंसिल ऑफ स्टेट की थी, यानी उच्च सदन की थी। और विधानसभा की अगर बात करें तो संघीय विधानसभा 5 साल के कार्यकाल के साथ निचला सदन था। इसे 375 सदस्यों से बनाया जाना था, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होने थे और रियासतों के 125 से अधिक सदस्य
नहीं थे। जबकि मनोनीत सदस्यों को रियासतों के लिए निर्दिष्ट सीटों को भरना था। प्रांतों को विभिन्न संख्या में सीटें आवंटित की गई। तो इस तरह से जो है वो सीटों का आवंटन किया गया था, और जो द्विसदनीय विधानमंडल था उसमें भी थोड़ा सा संशोधन करके यहाँ पे जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या में भी थोड़ा फेरबदल यहाँ पे किया गया था। अब देखते हैं प्रांतों को भी, यहाँ पे कुछ प्रांतों को अलग किया गया था। तो कौन कौन से प्रांत थे जो बनाए गए थे, नए प्रांत बनाए गए। यहाँ पे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों की विधायी का एक विधान परिषद के रूप में ऊपरी कक्ष या एक विधानसभा निचला सदन, इसके साथ द्विसदनीय बनाया गया था। तो हालांकि उन्हें कई प्रतिबंधों के अधीन किया गया था। तो 11 में से 6 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था कायम की गई। हालांकि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति यहाँ से जिक्र मिलता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति यहाँ पे कर दी गई। तो 11 में से 6 राज्यों में जो है इस तरह की व्यवस्था कायम की गई। अदरवाइज यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति का जिक्र मिलता है। संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की योजना बनाई गई थी, और विधानसभा का जनादेश यहाँ 5 साल का ही रखा गया। लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसे जल्दी भंग किया जा सकता था। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनवाद भी लागू किया गया, यानी द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे लागू थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है। सांप्रदायिक मतदाताओं की अवधारणा का महत्व यहाँ पे सामने आता है। सांप्रदायिक मतदाताओं की जो अवधारणा थी, ये हालांकि 1909 से हम देखते हैं कि जब मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक शुरुआत की, मुसलमानों के लिए अलग से एक प्रतिनिधित्व दिया, उनका दिया वोट वोट का जो है अधिकार उनको दिया। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1909 से हो गई थी। लेकिन इसी के चलते आगे और भी दूसरे समुदायों ने अपनी मांगों को रखना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो है यहाँ हम देखते हैं जो ये शुरुआत की गई थी वो कहीं न कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर किया गया था। क्योंकि उस समय में जो दलित वर्ग था उसकी और किसी किसी भी नेता का ध्यान नहीं गया सिवाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो उन्होंने पुरजोर तरीके से जो है गोलमेज सम्मेलन में इन मांगों को रखा था, और उनके ऊपर काम भी किया अंग्रेजी सरकार ने। इस तरह से जो है दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया अंग्रेजी सरकार ने। मुसलमानों को संघीय विधानमंडल में 33 या 1/3% सीटें मिली। हालांकि उनकी संख्या ब्रिटिश भारत की कुल आबादी के 1/3 से बहुत कम थी। तो यहाँ तक कि मजदूरों और महिलाओं को भी अलग प्रतिनिधित्व मिला। हालांकि उन्होंने इसकी मांग नहीं की थी, वो डायरेक्टली उन्होंने इसकी मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माध्यम से जो है ये मांगे ज़रूर रखी। तो उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से इन मांगों को रखा, जिस पर अमल भी किया अंग्रेजी सरकार ने। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में जो एक एक संघर्ष यहाँ पे बढ़ा वो इस इन मांगों को लेके ही था। गांधी जी सोचते थे कि जो दलित वर्ग है वो है तो हिंदू ही, तो उसको अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग से इस तरह के मांगे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने जो है ये अपनी मांगें मनवाने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बार बार बनाया, और जिसके चलते जो है ये प्रावधान कम कम से कम ये प्रावधान तो जो है इस अधिनियम में ज़रूर रखा गया। हालांकि आरक्षण की बात जो है यहाँ पे नहीं थी। वो पुनः पैक्ट जो हुआ, पुनः समझौता जो हुआ, वो इसी बात पर हुआ था कि गांधी जी से उन्होंने यही बात मनवाई कि आगे चलकर जो है आप सरकार में आरक्षण की बात रखेंगे दलित वर्ग के लिए। प्रांतों का पुनर्गठन की बात जब जैसा कि मैंने की कि कुछ प्रांत जो है अलग से बनाए गए, इस अधिनियम ने प्रांतों का किसी प्रकार का पुनर्गठन भी किया, और एक प्रांत को बम्बई से अलग करके सिंध नाम दिया। तो एक सिंध जो था ये एक प्रांत अलग से बनाया गया बम्बई से अलग करके। एक और काम किया जो कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग करके नया प्रांत बना दिया गया था। तो इस अधिनियम ने दो नए प्रांतों का गठन किया, ये सिंध और उड़ीसा थे। लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पे किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना जैसा कि पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1924 में ली आयोग जब आया, उसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ पे उसी में ही संशोधित करके जो है अब राज्यों के लिए अलग राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित कर दिया, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान यहाँ पे रखा गया। आगे बात करते हैं संघीय न्यायालय की। तो संघीय न्यायालय का प्रावधान यहाँ पे रखा गया था। भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था। तो न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हालांकि हम जब देखते हैं तो कॉर्नवालिस के टाइम से जब हुई, जब उन्होंने कर प्रशासन से न्याय प्रशासन को अलग किया था, कॉर्नवालिस कोड आया था 1993 में। वहाँ से बहुत सारे जो है विभागों का जिक्र मिलता है, और भी जैसे पुलिस प्रशासन का जिक्र मिलता है। उस
उसमें किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी पुलिस शासन की, कहाँ से शुरुआत। तो यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था की जो एक शुरुआत मानी जाती है वो कॉर्नवालिस के टाइम से ही मानी जाती है। तो उसको धीरे धीरे जो है संशोधन करते रहे, और एक समय ऐसा आया को ये 1935 का जब समय आया तो संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पे की गई, जिसकी स्थापना 1937 में की गई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी। तो यह 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता रहा। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का एक अलग संघीय न्यायालय कराची में स्थापित किया गया था। तो पाकिस्तान के लिए अलग से एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत के संघीय न्यायालय से लेकर लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील करने का अधिकार था। तो यहाँ पे अपील की बात जो की जा रही है कि भारत के संघीय न्यायालय से लेकर के लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील करने का अधिकार था। तो इसको अगर चैलेंज कहीं किया जा सकता था तो वो था प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन। केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच किसी भी विवाद में संघीय न्यायालय के पास एक विशेष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था। केंद्र और प्रांतों के बीच अगर कोई विवाद होता है, जैसे आज भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और यही संघीय न्यायालय आगे चलकर जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय में। आज भी जो ये अधिकार है, विशेष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केंद्र और प्रांतों के बीच कोई विवाद अगर हो जाता है किसी भी मामले या किसी विषय को लेकर के, उसका जो है निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही के द्वारा ही किया जाता है। तो ये अधिकार उस समय में संघीय न्यायालय के पास था 1935 के प्रारंभ में। इसे उन मामलों में जो है प्रांतों के उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया था जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की किसी भी धारा की व्याख्या शामिल थी। तो शुरुआत में तो जो है इसमें एक जो प्रावधान रखा गया कि उन मामलों में प्रांतों के उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया था शुरुआत में, जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की किसी भी धारा की व्याख्या शामिल थी। और उसके बाद जो है संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था। अदालत की सीट दिल्ली में संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थी। तो इसका अगर पूछे कि इसकी सीटिंग कहाँ थी, तो दिल्ली में थी संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो ये इसकी सीटिंग थी। और इसकी शुरुआत एक मुख्य न्यायाधीश और 2 उप न्यायाधीशों से हुई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस क्वेयर थे और 2 अन्य न्यायाधीशों में शाह मोहम्मद सुलेमान और एम.आर. जैकर थे। 5 जनवरी 1948 से उन मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार दिया गया है इसको, जिनमें इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की कोई व्याख्या शामिल ही नहीं थी। तो क्योंकि उस समय तक तो देश आज़ाद हो चुका था, और ये जो है 1950 में जाकर के तो सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील हुआ। लेकिन 5 जनवरी 1948 से इसे उन मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार दिया गया जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की कोई व्याख्या शामिल नहीं थी। ये भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक ये कार्य करता रहा। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। तो वो कैसे कैसे हुई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार हुई थी। भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। और बैंक की कार्यपद्धति या काम करने की जो शैली थी और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। 1926 में ही एक्चुअल में शुरुआत हो चुकी थी इसके जो स्थापना की। तो उस समय से ही ये प्रोसेस में था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, रुपये की समस्या और इसके मूल और इसके समाधान की ज़ोरदार वकालत की थी। जो इसके सदस्य थे उन्होंने जब उनकी बुक देखी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, तो उससे उनको एक और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हाँ, इस तरह से जो है किस तरह के नियम और किस तरह से जो है इसकी स्थापना में एक आधार बना ये बुक जो थी वो बाबा साहब की। तो ये एक आधार का उसने काम किया। और जो है उसकी पुष्टि की गई। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की जो है अधिनियम 1935 का नाम दिया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय जो था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 में जो है ये बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो शुरुआत में इसका जो कार्यालय था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था।
तो रिज़र्व बैंक की जो स्थापना थी वो उसमें हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। वो अलग बात है कि जो है इसको बहुत ज़्यादा उजागर नहीं किया गया इस बात को। हालांकि इसी से ही एक जो है एक आधार बना था रिज़र्व बैंक की स्थापना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई और जिसकी वजह से जो है रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा देश की मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया। 11 अगस्त 1943 को पहले भारतीय गवर्नर बने सी डी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर इसमें 11 अगस्त 1943 को बनाए गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीति निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में जो है यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इसके अलावा चलिए देखते हैं, बर्मा पृथक्करण अधिनियम जो था वो भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लाया गया था। उसमें क्या प्रावधान थे, किस तरह का वो अधिनियम था। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये जो अधिनियम था सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। और ये जो बर्मा का पृथक्करण अधिनियम था, ये साइमन कमीशन ने भारत सरकार को बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को इस अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1935 में बर्मा अधिनियम पारित किया गया था और भारत से इसका अलगाव इस अधिनियम के 2 साल बाद यानी 1937 में कर दिया गया था। शुरुआत में जो हुई थी वो साइमन कमीशन के द्वारा ही हो चुकी थी, तो उस समय में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। 1935 में जाकर के इसको कार्य रूप दे दिया गया। बर्मा अधिनियम ने एक नए बर्मा कार्यालय के लिए प्रस्तावित किया और जिसमें बर्मा को एक अलग उपनिवेश के रूप में स्थापित करने की शक्ति थी। तो इसके अलावा संसद की सर्वोच्चता की हम बात करें तो 1935 का अधिनियम बड़ा कठोर था और इसे किसी भी भारतीय विधायिका द्वारा बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता था, चाहे वो संघीय हो या अस्थायी हो। तो संसद की सर्वोच्चता यहाँ से पता चलती है। यहाँ पे ये अधिनियम जो था वो बहुत कठोर रखा गया था और संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। संविधान में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारतीय विधायिका अधिक से अधिक संवैधानिक संशोधन के लिए प्रार्थना ही कर सकती थी। तो यहाँ पे जो है ऐसा संशोधन का भी कोई इतना मतलब कोई आसान बात नहीं थी। संशोधन करने का अधिकार जो था केवल ब्रिटिश सरकार को ही दिया गया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस अधिनियम में भी भारतीयों को कोई ऐसा बहुत बड़े अधिकार नहीं दे दिए गए थे। हाँ, कुछ प्रावधान थे जो लगते हैं कि जो भारतीयों के लिए सही थे, लेकिन अंतिम रूप से जो है ना कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था और ना ही दूसरे संगठनों ने इसको स्वीकार किया। तो आगे चलकर बहुत सारी योजनाएं जो है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई थी, जैसे वो क्रिप्स योजना आई या वेबल योजना थी। कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में जब संविधान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था व्यवहारिक रूप से। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जिक्र आगे मैं करूँगा और उनको जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की जो है वो सुविधाएं देने की बात भारतीयों को की गई थी उनमें। तो ये भी हालांकि स्वीकार नहीं किया गया था भारतीयों के द्वारा। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इसमें भी संपूर्ण रूप से जो है भारतीयों को कोई ऐसे बहुत बड़े अधिकार यहाँ पे नहीं दे दिए गए, या ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर एक थोपा गया ही अधिनियम हम कह सकते हैं इसको, जो कि स्वीकार नहीं किया गया था। और अगर हम बात करें जैसे राज्य सचिव की, भारतीय परिषद का उन्मूलन यहाँ पे हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। जैसे कि एक पद क्रिएट किया गया था, मैंने पहले भी बताया 1858 में राज्य सचिव का पद आया था और उसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी उसके सहायता के लिए। तो सलाहकारी परिषद जो उसकी बनाई गई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के साथ हस्तांतरित विषयों पर राज्य सचिव का नियंत्रण बहुत कम हो गया था। हालांकि गवर्नर जनरल और गवर्नर्स की शक्तियों पर उसका नियंत्रण बरकरार रहा। तो यहाँ पे जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जैसे हुई, जैसा कि हमने पीछे बात की कि किस तरह से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और अलग से जो है सरकारें बनाने की यहाँ पे एक शुरुआत हुई थी। तो हस्तांतरित विषयों पर राज्य सचिव का नियंत्रण कम हो चुका था। जैसे ही हस्तांतरित विषयों की हमने बात की तो राज्य सरकारों या प्रांतों को सौंपे गए थे, लेकिन गवर्नर जनरल या गवर्नर की शक्तियों जो थी वो बरकरार रही। वो जो है वो प्रांतों में जो शक्तियाँ उसकी थी वो वैसे ही बरकरार रही। तो वो ज़रूर प्रांतों को ज़रूर कुछ अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन अंतिम जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास ही थी। संघीय रेलवे प्राधिकरण की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। इस अधिनियम ने रेलवे का नियंत्रण एक नए निकाय के हाथ में दे दिया, जिसे संघीय रेलवे प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है।
इस निकाय के सदस्यों की संख्या 7 थी और वो पार्षदों या मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। गवर्नर जनरल को प्राधिकरण से सीधी रिपोर्ट प्राप्त होती थी। तो ये भी जो अंतिम पावर इसमें जो थी वो संघीय रेलवे प्राधिकरण के मामले में वो भी गवर्नर जनरल के पास ही थी। इस प्राधिकरण को स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटिश हितधारकों को आश्वस्त करना था कि रेलवे में उनका निवेश सुरक्षित था। और ये प्राधिकरण जो बनाई गई, अथॉरिटी जो बनाई गई थी, वो सिर्फ इस लिए बनाई गई थी ताकि जो हितधारक थे, जिनके शेयर थे लगे हुए, उनको एक आश्वस्त करना था, उनको सेटिस्फाई करना था कि रेलवे में उनका निवेश जो है वो सुरक्षित है। तो और कुछ नहीं इसका इरादा था। खैर आगे हम पढ़ेंगे फिर वायवल योजना या क्रिप्स मिशन को, और उसके बाद वायवल योजना, फिर कैबिनेट मिशन, और उसके बाद जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इनको शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंच पाएँ। और जिन जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो